बालाकोट का युद्ध क्यों घटित हुआ और बालाकोट के युद्ध का 1857 की क्रांति से क्या संबंध है? बालाकोट का युद्ध शेर पंजाब कहे जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह एवं सैयद अहमद बरेलवी के मध्य घटित हुआ था। सैयद अहमद बरेलवी कोई हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक मौलवी थे जो दिल्ली के मदरसे रहीमिया से पढ़े हुए थे। वहां पर उन्होंने दीन इस्लाम की तालीम प्राप्त की थी शाह अब्दुल अजीज से। शाह अब्दुल अजीज के दादा शाह अब्दुल रहीम औरंगजेब के दरबार में थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी विचारधाराओं का औरंगजेब पर प्रभुत्व था, क्योंकि वह नक्शबंदी सूफी थे। उनकी विचारधाराओं से प्रेरित होकर औरंगजेब भी नक्शबंदी सूफी बन गया था। उन्हीं की प्रेरणा से फतवा आलमगिरी लिखी गई थी, जिसे आज के इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं कि ग्रेटेस्ट डाइजेस्ट ऑफ शरिया लॉ, कि वह मुगल काल में किया गया शरिया कानूनों का अभूतपूर्व संग्रह है। उन शाह अब्दुल रहीम के इस सूफीवाद का ही परिणाम था। औरंगजेब ने भारत में शरिया लागू करने के प्रयास किए, भारत के मंदिरों को खंडित करने के प्रयास किए। उन शाह अब्दुल रहीम ने ही मदरसे रहना को दिल्ली में स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य था दीन के मुजाहिदीन पैदा करना। जिस बीज को शाह अब्दुल रहीम ने बोया था, उसी की फसल थी सैयद अहमद बरेलवी। अब्दुल रहीम के बेटे शाह वलीउल्लाह थे। शाह वलीउल्लाह ने तो यह स्पष्ट ही कर दिया था कि भारत के मुसलमानों को भारत के काफिरों की परंपराओं से दूर रहने की आवश्यकता है। उनके लिए अरब की परंपराएं ही आदर्श है, और भारत में जो इस्लामिक बादशाह है, जो इस्लामिक हुक्मरान है, वे दारुल इस्लाम है। उनका यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र में शरिया कानून को लागू करें और जिहाद करें काफिरों के विरुद्ध। शाह वलीउल्लाह के उत्तराधिकारी शाह अब्दुल अजीज, उन्होंने भारत को दारुल हर्ब घोषित कर दिया और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया सैयद अहमद बरेलवी को। उन्होंने सैयद अहमद बरेलवी को यह जिम्मा सौंपा कि वह जिहाद करें भारत में। शाह अब्दुल अजीज की दीनी इच्छाओं को मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने के लिए सैयद अहमद बरेलवी ने सैन्य शिक्षा भी प्राप्त की राजस्थान में स्थित टोंक के नवाब से। उन्होंने भारत का भ्रमण भी किया, जितने भी इस्लामिक नवाब थे उनसे सहायता भी मांगी। वे अवध के स्थानीय तालुकदार जमींदारों के पास भी गए, वे बंगाल भी गए, वे सिंध भी गए, वे पेशावर भी गए, वे अफगान सरदारों के पास भी गए। सैयद अहमद बरेलवी के भारत भ्रमण के पश्चात यह निश्चित हुआ कि भारत में जिहाद किया जाएगा। प्रथम जिहाद सिखों के विरुद्ध होगा और उसका केंद्र होगा पेशावर। पेशावर ही क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अफगानों एवं पठानों के सहयोग से वह सिख काफिरों को नेस्त नाबूद कर देंगे। जिहाद की घोषणा के पश्चात सैयद अहमद बरेलवी को खलीफा घोषित कर दिया जाता है। उनके नाम पे खुतबा पढ़ा जाता है, उनके नाम के सिक्के जारी कराए जाते हैं। जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह को यह सूचना प्राप्त होती है कि उनके विरुद्ध जिहाद की घोषणा हो गई है, तो वह सरदार बुद्ध सिंह के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी रवाना करते हैं, जो अकोरा खट्टक में डेरा डालती है। अकोरा खट्टक एक क्षेत्र है पाकिस्तान में। जब बुद्ध सिंह के पड़ाव डालने की सूचना इस्लामिक लश्कर को मिलती है, तो वह सरदार बुद्ध सिंह को पत्र द्वारा चेतावनी देते हैं, जिसमें उन्हें 3 विकल्प दिए जाते हैं। या तो वे इस्लाम कबूल कर ले, या वो जिम्मी बन जाएं, या फिर तलवार ही निर्णय करेगी। ना सरदार बुद्ध सिंह इस्लाम कबूल करते हैं, ना वे जिम्मी बनते हैं। तो अब निर्णय तलवार को ही करना था। जब इस्लामिक लश्कर को उनका उत्तर स्पष्ट हो जाता है, तो वह युद्ध की रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। और फिर आता है 21 दिसंबर 1826 का दिन, जिसे अकोरा खट्टक का युद्ध कहा जाता है। इस्लामिक लश्कर, जिसमें कांधारी, यूसुफजई, खट्टक पठान थे, वे अपने 1500 घुड़सवारों को लेकर सुबह प्रातः काल भोर के समय से पूर्व, जब सिख सैनिक अगाढ़ निद्रा में थे, उन पर धावा बोल देते हैं। सिख सैनिक उस निद्रा की अवस्था में भी यथाउचित उत्तर देने का प्रयास करते हैं, परंतु जब तक उन्हें आभास होता है कि उन पर आक्रमण हो चुका है, तब तक संभवतः देर हो गई थी और 500 से 700 सिख सैनिकों की प्राण हानि हो चुकी थी। फिर भी सिख सैनिक अपने रण कौशल का परिचय देते हुए जो यथासंभव नाश वे उस इस्लामिक लश्कर का कर सकते थे, वे उन्होंने करने का पूर्ण प्रयास किया। उन पठानों की भागती हुई सेना के लगभग 80 सैनिक उन्होंने मौत के घाट उतार दिए। जहाँ एक ओर सिखों की प्राण हानि हुई थी, दूसरी ओर इस्लामिक लश्कर के लिए यह एक बड़ी फतेह थी। वह लश्कर जो स्वयं को जिहाद का मुजाहिदीन मानता था, वह आज गाजी अनुभव कर रहा था। इस युद्ध के पश्चात सरदार बुद्ध सिंह ने सैयद अहमद बरेलवी के लश्कर को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने उन्हें चुनौती दी कि यदि हिम्मत है तो आमने सामने आकर युद्ध करो। तब सैयद अहमद बरेलवी ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि शायद आप इस युद्ध के उद्देश्य को नहीं जानते। यह युद्ध मेरी वीरता का परिचायक नहीं है, यह युद्ध जिहाद है। जिहाद के कुछ उद्देश्य होते हैं। यदि आप इस्लाम धर्म अपना लें, तो मैं आपका भी वफादार हो जाऊंगा।
और आपकी भी सीमाएं विस्तार करने में सहायता करूंगा। इस पत्राचार ने दोनों पक्षों को यह स्पष्ट कर दिया था कि दोनों पक्षों के पास कोई विकल्प नहीं है, निर्णय तलवारों से ही होगा। परंतु आगामी युद्ध पूर्व युद्ध से भी भयंकर होने वाला है, जिसके लिए दोनों पक्षों ने अपनी संख्या बल को बढ़ाने पर जोर दिया। अकोरा खट्टक के युद्ध में लगभग 4000 सिख सैनिक थे सरदार बुद्ध सिंह के नेतृत्व में, एवं पठानों की सेना में 2000 सैनिक थे। महाराजा रणजीत सिंह ने सरदार बुद्ध सिंह के नेतृत्व में जो सैन्य टुकड़ी थी उसके सहयोग में राजा हरि सिंह नलवा की सेना को भी भेज दिया। राजा गुलाब सिंह को भी इस युद्ध में सम्मिलित होने का निर्देश देते हैं, जिससे जो सैन्य टुकड़ी अभी तक 4000-5000 की थी वह अब 20000 की सेना हो गई। दूसरी ओर सैयद अहमद बरेलवी ने हर निकटतम मुस्लिम शासक को आमंत्रित किया कि वह इस जिहाद में सहभागिता दे। उन्होंने तो अफगान सरदारों को यहां तक कह डाला कि फिरदौन का ताज, अलेक्जेंडर का ताज धूल के समान है यदि तुम अल्लाह के कलाम पर अमल नहीं लाते। इस दीनी जज्बातों से ओतप्रोत भाषणों की ही यह परिणति होती है। इस्लामिक लश्कर 1 लाख का हो जाता है, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं पेशावर के सुल्तान यार मोहम्मद खां और उसके भाई मोहम्मद का द्वारा भेजी गई सेना जो 20000 की थी। शीघ्र ही वह घड़ी आती है जिसका महाराजा रणजीत सिंह इंतजार कर रहे थे इस्लामिक लश्कर से प्रतिशोध लेने के लिए। दिसंबर 1826 में अकोरा खट्टक का युद्ध हुआ था। मार्च 1827 में शैदू का युद्ध होता है। शैदू भी पाकिस्तान में एक स्थान है। युद्ध के आरंभ में क्योंकि इस्लामिक सेना का लश्कर अधिक था, वह सिख सेना पर हावी होती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस्लामिक झंडा बुलंद हो जाएगा, तलवार से जो निर्णय होने हैं वह इस्लाम के पक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि सरदार बुद्ध सिंह का भी बलिदान हो जाता है। परंतु युद्ध में प्रमुख मोड़ तब आता है जब पेशावर के सुल्तान यार मोहम्मद खां अपनी सेना को युद्ध भूमि के मध्य से पीछे हटने का आदेश देते हैं। यार मोहम्मद खां का यह आदेश इस्लामिक लश्कर के दिल में बसे दीनी अरमानों पर कांटे की तरह चुभता है, जिसकी पीड़ा असहनीय होती है। बाकी मुस्लिम सेना मुंह ताकती रह जाती है, परंतु यार मोहम्मद खां का आदेश नहीं पलटता। यार मोहम्मद खां के इस आदेश के पश्चात दौर आरंभ होता है सिख सेना की सिंह गर्जना का, जिसमें सिख सेना भूखे सिंहों की तरह इस्लामिक लश्कर पर टूट पड़ती है और उस इस्लामिक लश्कर के 6000 से धड़ से अलग कर देती है। इस्लामिक लश्कर में अफरा तफरी मच जाती है, सैनिक भाग जाते हैं और इस युद्ध में सिखों की विजय होती है। यह भी कहा जा सकता है कि यार मोहम्मद खान ने जो विश्वासघात किया था वह महाराजा रणजीत सिंह की ही कूटनीतिक चाल थी। वास्तविकता यह थी कि सैयद अहमद बरेलवी दीन के प्रति समर्पण को ही युद्ध का आधार मान लेते थे, परंतु पठान अफगानों के लिए युद्ध के आधार थोड़े भिन्न थे। महाराजा रणजीत सिंह के समय काल में सिख साम्राज्य उत्तर भारत की एक महाशक्ति था, जिसके सामने पश्तून, पठान, अफगान सरदार सर उठाने से भी भयाक्रांत होते थे। इसी युद्ध के पश्चात 1828 में अटोक का युद्ध भी होता है, जिसमें सैयद अहमद बरेलवी हुंद के सरदार खादी खान की सहभागिता से मुजाहिदीनों की सेना लेकर अटक पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। परंतु उनकी रणनीति क्या है यह हरि सिंह नलवा को पूर्व में ही पता चल जाती है, जिसके कारण इस युद्ध में लगभग 3/4 सेना मौत के घाट उतार दिया जाता है सिखों द्वारा। इन घटनाक्रमों से सैयद अहमद बरेलवी को भी धीरे धीरे आभास होने लगा था कि सिर्फ दीन का वास्ता काफी नहीं है सरदारों से युद्ध कराने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए। इसी समय उन्होंने यार मोहम्मद खान को अपने विश्वासघात का सबक सिखाने के लिए पेशावर पर भी आक्रमण किया और पेशावर को अपने अधीन कर लिया और यार मोहम्मद खान के भाई सुल्तान मोहम्मद खान को उसका सूबेदार नियुक्त कर दिया। परंतु शीघ्र ही उसके भाई सुल्तान मोहम्मद खान ने भी सैयद अहमद बरेलवी से दूरी बनानी प्रारंभ कर दी। अपने अंदरूनी सरदारों को सैयद अहमद बरेलवी के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। इन पठानों के भी मध्य होते आंतरिक षड्यंत्र के कारण सैयद अहमद बरेलवी का पठानों से विश्वास उठ गया। तब उन्होंने अपने जिहाद का केंद्र बदलने का निर्णय किया और पेशावर से उसे बालाकोट कर दिया। अब यह स्पष्ट होने लगा था कि सैयद अहमद बरेलवी की इस मुहिम को विशेष समर्थन ना तो पठानों से मिलने वाला है ना अफगानों से। सैयद अहमद बरेलवी के पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वह इस मुहिम को बंद कर दे अथवा जिसे वह जिहाद कहते हैं उस जिहाद में मुजाहिदीन बन के अपनी जान कुर्बान कर दे। उनकी दीन की तालीम ऐसी थी कि वह उन्हें मुजाहिदीन के मार्ग से पीछे हटने पर ग्लानि का भाव देती थी। वह पीछे नहीं हटते और पुनः एक और युद्ध होता है जिसे बालाकोट का युद्ध कहा जाता है, जो 6 मई 1831 को हुआ था। इसमें सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में कोई विशेष लश्कर नहीं था।
कुछ 1-2 हजार की सेना ही थी। वही महाराजा रंजीत सिंह ने सिख सरदार शेर सिंह के नेतृत्व में 8,000 की सेना सैयद अहमद बरेलवी की सैन्य टुकड़ी का विनाश करने के लिए भेजी थी। जब दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है, क्योंकि सिख सेना अधिक थी, तो वह उन्हें चेतावनी देते हैं कि आत्मसमर्पण कर दो तो संभव है कि जीवन बच जाए। यदि आत्मसमर्पण नहीं किया तो जैसा तुमने कहा है कि तलवार निर्णय करेगी, तो जीवन से हाथ धो बैठोगे। वह सिख सेना उस छोटे से इस्लामिक लश्कर को चहुओं ओर से घेर लेती है और अपने सिंहत्व का परिचय देते हुए उन पर टूट पड़ती है। उन सिखों की नग्न तलवारें उनको चीर डालती हैं। 600 जिहादी मारे जाते हैं और शाह अब्दुल अजीज का, सैयद अहमद बरेलवी का भारत को दारुल इस्लाम बनाने का स्वप्न वही रणभूमि में नेस्त नाबूद हो जाता है। सैयद अहमद बरेलवी मारे जाते हैं, परंतु पराजय इस्लामिक लश्कर की हुई थी, इस्लामी विचारधारा की नहीं हुई थी। जो सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में भ्रमण किया था, जिन लोगों के संपर्क में वह आए थे, उनके संपर्क में आने से उन लोगों पर जो वैचारिक छाप उन्होंने छोड़ी थी, वह अभी भी जीवंत थी और वही विचारधाराएं कभी भी उग्र रूप ले सकती थी, उपद्रव का कारण बन सकती थी। यदि उन्हें कोई नया नेतृत्वकर्ता मिल जाए। वह प्रतिशोध की अग्नि जो उन मुसलमानों में धधक रही थी, जिन्होंने यह समाचार सुना था कि जिहाद में हमारी विफलता हुई, उस प्रतिशोध की अग्नि को अभिव्यक्त करने का रूप मिल सकता था यदि पुनः कोई खलीफा बनकर युद्ध करने का निर्णय करे। क्योंकि सैयद अहमद बरेलवी को खलीफा घोषित किया गया था, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हीं के संबंधी शेख वली मोहम्मद को खलीफा घोषित किया जाता है, जो स्थानीय सुल्तान अकबर शाह के समर्थन से जिहाद का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। उस समय के पश्चात अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद दिल्ली के मौलाना नसरुद्दीन को खलीफा नियुक्त करवा देते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर देते हैं। कुछ ही समय के पश्चात मौलाना विलायत अली एवं मौलाना इनायत अली भारत भर में जिहाद की विचारधाराओं का प्रसार प्रचार करने में जुट जाते हैं और वे संबंध साधते हैं हैदराबाद के निजाम से। और हैदराबाद के निजाम के यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुस्लिम सैनिक होते हैं, उनमें वो जिहादी विचारधाराओं का बीज रोप देते हैं, जिसकी परिणति होती है हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी, जो 1839 में घटित हुई थी। वह भी जैसे 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के मुस्लिम सैनिकों ने एक सैन्य विद्रोह किया था। इस्लाम की दृष्टि में वह विद्रोह जिहाद था, मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेज जो कि काफिर थे। 1839 में ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है। 1845 में मौलाना इलायत अली, मौलाना विलायत अली एक जिहादी लश्कर को भेजकर हजारा क्षेत्र के, जिसमें बालाकोट भी आता था, कई किलों पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। विलायत अली को खलीफा घोषित किया जाता है। एक इस्लामिक राज्य की स्थापना कर दी जाती है, संपूर्ण राज्य में शरिया लगा दिया जाता है। फतेहगढ़ को राजधानी बनाया जाता है, उसका नाम परिवर्तित कर इस्लामगढ़ कर दिया जाता है। परंतु उनकी यह विजय अधिक काल तक टिक नहीं पाती, क्योंकि यह वही समय काल था जब प्रथम एंग्लो सिख वॉर चल रहा था। शीघ्र ही सिखों एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक संधि होती है, जिसे अमृतसर की संधि कहा जाता है, जिसमें कश्मीर का भूभाग महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया जाता है एवं वह क्षेत्र जिसमें इन्होंने इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी, वह क्षेत्र कश्मीर का भूभाग बन जाता है। महाराजा गुलाब सिंह को उस क्षेत्र का आधिपत्य मिलने के पश्चात अंग्रेजों एवं सिखों की सेना इस्लामिक लश्कर से समर्पण कराने के लिए वहां जाती है। उनके मध्य कोई युद्ध नहीं होता। संभवतः वहां पर नियुक्त मुसलमान सैनिक यही समझते हैं कि इस परिस्थिति में यही उपयुक्त है कि यह क्षेत्र, यह भूभाग महाराजा गुलाम सिंह की सेना को सौंप दिया जाए। और इसी के साथ अंग्रेज उन दोनों अली बंधु को मौलाना पटना भी भेज देते हैं और उनसे एक सिक्योरिटी लेते हैं 10,000 रुपए की, कि वह पटना में जाकर कोई उपद्रव नहीं करेंगे। परंतु ऐसा नहीं होता। वे पटना में जाकर इस्लामिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। वे दिल्ली में बहादुर शाह जफर से भी मिलते हैं, जहां उन्हें सम्मानित किया जाता है। इन दोनों अली बंधुओं की इस्लामिक विचारधारा का प्रचार प्रसार 1857 की क्रांति तक जीवंत रहता है और कई इतिहासकार यह मानते हैं 1857 की तथाकथित क्रांति का मूल कारण यही दोनों अली बंधु थे। जिस भारत भ्रमण कर इस्लामिक विचारधारा के प्रचार प्रसार का आरंभ सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए अली बंधुओं ने जारी रखा और उन्होंने भी भारत भ्रमण कर अलग अलग क्षेत्रों में उस इस्लामिक विचारधारा के बीजों को बोया। उस विचारधारा का ही उग्र रूप हमें देखने को मिला 1857 की तथाकथित क्रांति में, जिसमें अवध क्षेत्र के मुस्लिम सैनिक, बंगाल रेजिमेंट के मुस्लिम सैनिक, इनके सैनिकों में जो विचारधाराएं थी, जो इस्लामिक जिहाद का उन्माद था, वह ही जीवंत हुआ था 1857 की तथाकथित सैनिक क्रांति में। डॉक्टर ताराचंद, प्रोफेसर अजीज अहमद, प्रोफेसर एम मुजीब, प्रोफेसर जयंती मैत्रा, प्रोफेसर क्यू अहमद,
इन्हीं इतिहासकारों के मत को क्रमबद्ध कर प्रोफेसर एस.बी. मौर्य ने यह कहा है कि 1857 एक जिहाद था। क्योंकि उसका स्वरूप एक जिहाद का था, सिखों ने, कश्मीर के महाराजाओं ने, डोगराओं ने उसमें कोई समर्थन नहीं किया। अपितु ब्रिटिश सेना में जो सिख रेजिमेंट थी वह एक प्रमुख रेजिमेंट थी जिसे 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए उपयोग किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में समस्त पंजाब का विलय नहीं हुआ था। पटियाला, नब, जिंद, कपूरथला आदि जो प्रांत थे वे अभी भी स्वतंत्र थे, परंतु उन्होंने भी ब्रिटिश का समर्थन किया। यहाँ तक कि पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह ने स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए तथाकथित 1857 की दिल्ली में जो क्रांति वाहिनी थी उसका दमन किया था। दिल्ली के सबसे निकट जो प्रांत था जिसने सबसे अधिक ब्रिटिश लोगों को सहायता की थी दिल्ली में हो रहे उपद्रव का दमन करने की, पंजाब के स्वतंत्र राजा ही थे। सिंध के राजा स्वरूप सिंह, नब के राजा भरूप सिंह भी दिल्ली में हो रहे उपद्रव का दमन करने के लिए जाने के अत्यंत इच्छुक थे, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडरों ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। खुशवंत सिंह ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ सिख्स में बताया है कि 1857 की क्रांति में जनरल हुडसन ने सिख घुड़सवारों के समर्थन से बहादुर शाह जफर के बेटों की हत्या कर दी थी। तब सिखों ने उन मुगल वंशजों के शव को ले जाकर शीशगंज गुरुद्वारे पर टांग दिया था। सिखों का यह कृत्य प्रतिबिंब था गुरु तेग बहादुर के बलिदान के प्रतिशोध का। जिस दिल्ली दरबार ने गुरु तेग बहादुर के सिर कलम करने के आदेश दिए थे, आज उसी दिल्ली दरबार के मुगल वंशजों के शव शीशगंज गुरुद्वारे पर नग्न टंगे हुए थे। मेरे इस विश्लेषण से मैं आशा करता हूं कि आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि 1857 में क्या कारण थे कि सिख प्रांतों ने अपनी सहभागिता नहीं दी थी। यदि आप इस विषय पर अधिक पढ़ना चाहते हैं तो प्रोफेसर एस.बी. मौर्य की पुस्तक द 1857 जिहाद पढ़ सकते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति उत्कृष्ट लगती है तो लाइक अवश्य करें। आपके इस विषय में विचार क्या है मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने परिवारजनों, बंधु बांधवों को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के विषयों पर अधिक वीडियो बनाऊं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।